हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पे। आज है 25 जून 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आगामी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप रेगुलर बने रहते हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छे प्रश्न दिए जाएं, ताकि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से टॉपिक अगर पूछा जाता है तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने को ना पाए। तो अगर कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो आती है वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित न रह पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ और सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना। यानी कि जो समलैंगिक विवाह होता है तो उसको मान्यता देने वाला जो दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि जो एशिया है, एशिया में अपना भारत भी आता है, अपना प्यारा भारत भी एशिया में ही है। तो एशिया जो महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो देश जो रीजन है, जो क्षेत्र है, तो वहाँ का ऐसा कौन सा पहला देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। तो ए ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो थाईलैंड देश है यह समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। बात करते हैं तो यहाँ पर एक बिल लाया गया था इस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए। तो सीनेट के उपस्थित लगभग 152 सदस्यों में से, यानी कि वहाँ की जो संसद होती है उसको सीनेट बोलते हैं, थाईलैंड की जो संसद होती है, तो सीनेट में उपस्थित 152 सदस्य में से 130 के अनुमोदन से विधेयक पारित हुआ। यानी कि जो सीनेट है वहाँ की संसद, उसमें 152 सदस्यों में से 130 के जो 130 सदस्य थे उन्होंने अनुमोदन के विधेयक से पारित हुआ, यानी कि 130 इसके पक्ष में थे, जबकि 4 जो थे वो इसके विरुद्ध में थे और 18 जो बचे हुए सदस्य थे उन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया था। यानी कि 152 सदस्यों में से 130 इस बिल के पक्ष में थे, जिसके जब ज़्यादा संख्या होगी, क्योंकि आधे से अधिक संख्या होनी चाहिए किसी भी बिल पास करने के लिए, तो 130 यानी कि बहुमत ही था, समझ लीजिए। तो 130 के अनुमोदन से यह जो बिल था या जो विधेयक था वह विधेयक पारित हुआ, जबकि 4 इसके विरुद्ध में मतदान, यानी कि 4 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इसके विरुद्ध में मतदान किया और 18 जो सदस्य थे उन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया था। तो इस प्रकार से यह जो समलैंगिक विवाह का जो विधेयक था यह पारित हो गया। बात करते हैं अगर थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी होती है बैंकॉक और यहाँ की जो मुद्रा होती है इसको बोलते हैं थाई बात। थाई बात या थाई बहत, यानी कि थाईलैंड की यह मुद्रा होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। यानी कि जो पेटीएम है आप सभी लोग जानते ही हैं, कई सारे लोग जो होंगे वो पेटीएम यूज़ भी कर रहे होंगे। तो जो पेटीएम है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाती है, तो पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो ए ऑप्शन है आदर्श त्यागी, बी ऑप्शन है अमित बंसल, सी ऑप्शन है राजीव अग्रवाल और डी ऑप्शन है सुबोध कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राजीव अग्रवाल हैं इनको पेटीएम ने गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक जो है वो अपनी पेटीएम का नियुक्त किया हुआ है, अपनी कंपनी का नियुक्त किया हुआ है। बात करते हैं पेटीएम ने राजीव अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। पेटीएम एक भारतीय कंपनी है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। यानी कि इसके फाउंडर कौन हैं, तो इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 2010 में और पेटीएम का जो मुख्यालय है ये नोएडा भारत में है। कहाँ पर है? नोएडा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता। यानी कि नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही अच्छे जैवलिन थ्रोअर हैं
गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता हुआ है कई सारी प्रतियोगिताओं में, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, इसीलिए इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं नीरज चोपड़ा को। तो इन्होंने पावो नुरवी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ए ऑप्शन है कांस्य, बी ऑप्शन है स्वर्ण, सी ऑप्शन है रजत और डी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरज चोपड़ा ने पावो नुरमी गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है, यानी कि गोल्ड मेडल। एक बार फिर से इनके खाते में फिर से एक बार गोल्ड मेडल आ गया और इसी के ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने के कारण ही इनको गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो चैंपियन जो कि नीरज चोपड़ा ने पावो नुरमी गेम्स 2024 के पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 85.97 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, यानी कि ये प्रतियोगिता कौन सी थी? भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता थी। तो उसमें कितनी दूरी? 85.97 मीटर की थ्रो के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। बात करते हैं फिनलैंड के टोनी कैरानन ने 84.19 मीटर की दूरी तय करते हुए रजत, तो वहीं उनके हमवतन यानी कि फिनलैंड के ही ओलिवर हेलैंडर ने 83.96 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी कि अगर टोनी केरानन की बात की जाए तो ये सेकंड नंबर पर रहे और ओलिवर की बात की जाए तो ये थर्ड नंबर पर रहे और फर्स्ट पर कौन रहे? फर्स्ट पर रहे नीरज चोपड़ा और इन्होंने गोल्ड मेडल जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और सेकंड नंबर पर टोनी केरानन रहे जो कि रजत पदक जीते हुए हैं और थर्ड नंबर पर ओलिवर हेलैंडर रहे जो कि 83.96 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक इन्होंने जीता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरमा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? यानी कि जो सुरमा पाढ़ी हैं वो किस राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष ये बनकर के आई हुई हैं? तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा राज्य की सुरमा पाढ़ी जो है ये विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बन गई हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में गुप्तेश्वर बात करते हैं जो प्रमिला मलिक के बाद, यानी कि फर्स्ट अगर बात की जाए पहली महिला कौन बनी थी तो प्रमिला मलिक ये पहली महिला बनी थी। तो प्रमिला मलिक के बाद जो सुरमा पाढ़ी हैं ये ओडिशा की विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष, यानी कि विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। और फर्स्ट महिला कौन है? तो फर्स्ट महिला है प्रमिला मलिक जो कि ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम महिला हैं। और सेकंड महिला सुरमा पाढ़ी। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यानी कि उड़ीसा में एक गुप्तेश्वर वन है, इस स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और उड़ीसा की राजधानी की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बनकर के आए हुए हैं? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं मोहन चरण मांझी। तो जो मोहन चरण मांझी हैं वो वर्तमान में मुख्यमंत्री बन के आए हुए हैं, यानी कि अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ है इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाल ही में कोई नियुक्ति होती है तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधा वन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? यानी कि कैबिनेट जो है तो उस कैबिनेट ने किस राज्य में वधावन, यानी कि राज्य में एक स्थान है वधावन, तो वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी गई है। तो ये ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह, यानी कि एक बंदरगाह के विकास करने के लिए या वहाँ पर एक बंदरगाह बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है, यानी कि इस बंदरगाह का नाम क्या होने वाला है? तो वधावन बंदरगाह एक परियोजना है, इसकी इन्होंने मंजूरी दे दी है। और इसमें कितने करोड़ रुपए की लागत आने वाली है? तो 76,220 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। और यह भारत के जो सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि बंदरगाह बनाने के जितने भी प्रोजेक्ट लिए गए हैं जिन पर कार्य चल रहा है, तो वो सभी जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट हैं, उनमें से एक बंदरगाह वधावन बंदरगाह परियोजना भी है।
आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? यानी कि जो T20 क्रिकेट होता है, ये T20 होता है क्या है, 20 ओवर का होता है, 20 फॉर्मेट में होता है ये, इसलिए इसको T20 बोलते हैं। तो T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेन स्टोक्स, बी ऑप्शन है संदीप लामिछानी, सी ऑप्शन है ट्रेड बोल्ट और डी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संदीप लामिछानी हैं ये T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। यानी कि ये दूसरे यानी सेकेंड नंबर पर अब ये आ गए हैं, दूसरे सबसे तेज गेंदबाज ये बन गए हैं जो कि 100 विकेट ये ले चुके हैं। लेकिन किस फॉर्मेट में? T20 फॉर्मेट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, T20 फॉर्मेट में ये दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि जो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यह आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है वाशिंगटन DC, सी ऑप्शन है जिनेवा और डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? जिनेवा में। तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इसको ILC यानी इंटरनेशनल लेबर कमेटी या कमीशन के नाम से भी जानती हैं। तो ये 3 से 14 जून 2024 तक जिनेवा में आयोजित किया गया। इसमें 4900 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जो सरकारों, नियोक्ताओं और मजदूरों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 113वीं ILC जून 2025 में आयोजित की जाएगी और ये जो 113वीं है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो बैठक ये जून 2025 में आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। यानी कि जो बिहार राज्य सरकार थी इन्होंने क्या घोषणा की थी कि 65% तक आरक्षण देंगे, लेकिन जो हाईकोर्ट है उन्होंने रद्द कर दिया है, इस फैसले को रद्द किया है कि 65% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो बात करते हैं, हाल ही में पटना राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। बिहार राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कम कर दिया था। यानी कि 65% कर दिया था, यानी पहले 50% थी, अब 50% से बढ़ाकर इन्होंने 65% कर दी थी, जो कि अब इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 50% से अगर आप अधिक आरक्षण नहीं दे सकते हैं तो जो आप 65% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बात कहते हुए हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा ने जो ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ये एक समूह है, इसको आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने, यानी कि वहाँ पर इसमें पीएम कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो हैं। तो जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली जो सरकार है इन्होंने ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी यूनिट घोषित किया है। यानी कि ये ईरानी सशस्त्र बलों की एक मतलब शाखा है, यानी कि सेना कह सकते हैं वहाँ की ईरान की वो है। तो इसको ईरानी सशस्त्र बल जो होते हैं उनकी एक शाखा यानी कि उनकी एक ब्रांच है, तो उस नाम क्या है? इस्लामिक
रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, तो इसको आतंकी यूनिट घोषित किया है किसने? कनाडा ने। तो कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इनकी नेतृत्व वाली जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, इन्होंने इसको यह आतंकी यूनिट घोषित किया है। बात करते हैं तो इससे पहले अमेरिका ने 2019 में IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी समूह घोषित किया था। यानी कि इससे पहले अमेरिका भी इसको आतंकवादी समूह घोषित कर चुका है, और अब किसने हाल ही में घोषित किया है? अब कनाडा ने घोषित किया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक से एक सब इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।